आएंगे मुंबई और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बात चिदंबरम साहब ने संसद में कह दी कि सेंसेक्स ही नीचे आ गया, सेंसेक्स निफ्टी दोनों नीचे आ गए। बिल्कुल, सेंसेक्स नीचे आने की वजह यही है जो सुबह भी मैंने बताया था कि वहां एक ही चर्चा थी कि यहां कुछ भी सीधी तरह से नहीं होने वाला है। ये बताएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जब हम लोगों के साथ बजट की बात करते हैं तो वो एक ही स्टेटमेंट जो महिला ने दिया था लोकल में, वो ये था कि कोई भी आए, कितनी मुशक्कतें हमें करनी पड़ती है उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। वो जो लोग हैं बजट बनाने वाले, उनका प्रोग्रेस होता रहता है, लेकिन वो बजट निभाने वाले जो हम आम आदमी हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का शेयर मार्केट हो या मंडी, सब्जी मंडी हो, जहां भी जाओ एक ही है कि ये लोग जो है सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। मगर विपक्ष के बारे में भी इनके मन में कहीं भी किसी प्रकार की संवेदना नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो यही बोलते हैं कि जब तक ये नेता बदल नहीं जाते और हम लोग जागरूक नहीं होते तब तक बजट पर कुछ भी चर्चा करने से हमारी परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। चलिए स्टूडियो में अब आते हैं। अमित सराफ हमारे साथ इकोनॉमिक एनालिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे दो सवाल एक साथ पूछूंगा और बारी बारी से आपसे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल ये कि चिदंबरम साहब ने ऐसा कह क्या दिया जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आ गए। दूसरा सवाल सीसीटी और एसटीटी के ऊपर। पहला सवाल जो है कि चिदंबरम साहब ने ऐसा कह क्या दिया, तो मैं कहूंगा कि चिदंबरम साहब ने जो इंडस्ट्री या जो उद्योगपति और जो ट्रेडर क्लास है जो उनसे उम्मीद कर रहा था वो उन्होंने कहा नहीं। इंसेंटिव के नाम पे सिर्फ एक 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पे आपने 15% की एक छूट दे दी, जो कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वालों पे अप्लाई होती है, यानी बहुत कम ऐसे एरियाज होंगे जिनके ऊपर वो एक्चुअली एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा कहने में उन्होंने ये कह दिया कि सरचार्ज बढ़ा दिया आपके ऊपर, डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया, यानी एक तरह से कंपनियों की कमाई कम कर दी। उसके अलावा चिदंबरम साहब ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कारगर कदम सामने पेश नहीं करा। उन्होंने सारे जो सोशल वेलफेयर स्कीम है और उनके ऊपर एलोकेशन बढ़ाया है, SC/ST फंड के ऊपर और उसके बाद एजुकेशन के ऊपर, और विभिन्न प्रकार के फंड भी चालू कर दिए। लेकिन इनके लिए पैसा जुगाड़ने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ाया गया है, और थोड़े से लग्जरी गुड्स के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने से भी इंडस्ट्री को ऐसा नुकसान है। हालांकि मैं उस चीज का समर्थन करता हूं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए तो वो नेगेटिव ही है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। तो इन सब की वजह से स्टॉक मार्केट ने इनको फेवरेबली नहीं लिया। बट ओवरऑल आई फील कि बहुत ज्यादा मार्केट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव इट्स मोर और लेस न्यूट्रल। और जो दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग द STT एंड CTT, तो सरकार ने STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो शेयर बाजार के अंदर आप डीलिंग्स पे करते हैं वो रिड्यूस करा है। लेकिन अभी तक जो क्लैरिफिकेशन है उसके हिसाब से कि ये सिर्फ जो फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन होती है, यानी स्टॉक फ्यूचर्स में जो ट्रांजैक्शन होती है उनके ऊपर रिड्यूस करा है। रिडक्शन सिग्निफिकेंट है और बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और लोगों का पार्टिसिपेशन मुश्किल हो रहा था। और जो STT का रेट था वो वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, इतना हाई टैक्स। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और जो CTT इम्पोज करा है वो आई थिंक एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया गया है जो CTT इम्पोज कर दिया गया है। बट अच्छी चीज ये है कि वो सिर्फ नॉन एग्रो आइटम्स पे लिया गया है। बट आई थिंक CTT 500 रुपए करोड़ का जो इन्होंने लगाया है ऑन वन साइड, सो एक तरह से 1000 रुपए करोड़ उसको जो कहते हैं, तो ये एक आई थिंक बहुत ज्यादा है। सरकार को या तो इसको लगभग 10वें हिस्से तक रखना पड़ेगा, अदरवाइज कमोडिटी एक्सचेंजेस जो कि अभी भी देश में लगभग 8-10 साल ही पुराने हैं वो औंधे मुंह गिरेंगे, और उनके अंदर वॉल्यूम जो है वो आज जो वॉल्यूम चल रहे हैं उनका हो सकता है सिर्फ 10-15% ही रह जाए। चलिए दिल्ली एक बार चलते हैं, जहां प्रेम उपाध्याय हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। प्रेम, ऐसे कोई बिंदु, ऐसे पॉइंट्स जहां पर ये लगे कि आम जनता के हित में कुछ किया है चिदंबरम साहब ने, वहां पर चर्चाएं जो हो रही थी उसके आधार पर जो निकल कर आया। देखिए, निर्भया के लिए जो फंड दिया गया है
वो कह सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उसके अलावा विमेन बैंक्स की जो बात की गई है वो लगता है कि जनता को कुछ दिया गया। बाकी सब चुनावी वादे हैं, चुनावी लुभावने वादे हैं, क्योंकि 6 एम्स बनाने की जो बात है, 6 शहरों में बनाने की बात है, वो भी चुनावी घोषणा जैसा ही है। कितना पैसा दिया जाएगा, कब तक बन के तैयार होगा, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि कब से उन्हें एम्स में बदलने की कवायद शुरू होगी। यानी चुनावी वादा है कि हम एम्स बनाएंगे, 6 एम्स बनाएंगे अगर हम दोबारा चुन के आते हैं। अगर पी चिदम्बरम को दोबारा वित्त मंत्रालय मिलता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद वो एम्स बनाने की कवायद शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सिवाय वादों के और कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि फिजिकल डिफेक्ट जो लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश रखने के लिए भी कोई रोड मैप नहीं है। बस एक वायदा किया गया कि 4.8% तक ले आएंगे 2014 तक, जो मौजूदा समय 5.3 है। ये एक सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र ही है, जो आम जनता के लिए कुछ खास नहीं लिखा है। क्योंकि जो महंगे मोबाइल पर इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, 200 रुपए 300 रुपए टैक्स बढ़ने से, 200-300 रुपए मोबाइल महंगा होने से उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता जो 25-30 हजार रुपए का मोबाइल खरीदने जाते हैं। जी घनश्याम, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात महंगाई की करेंगे। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया। न जाना न समझा न सुनी जमाने की, बाखुदा हमने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया। क्या चीज है आखिर ये प्यार भी, जब होता है तो बस हो ही जाता है। 2 दिल धड़कते हैं कुछ इस कदर, सारा मंजर गुलाबी सा हो जाता है। फिल्मी हस्तियों के कुछ ऐसे ही अनसुने अफसाने जो जुनून की हदों को पार कर अमर हो गए, लाए हैं हम संजो कर रियल लव स्टोरीज, जल्द ही सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल थाम के बैठ जाइए। लाइफ का असली ड्रामा देखना है तो इधर आइए। हे संध्या, अरे तुमने अगर जरा भी डिसिप्लिन छोड़ी तो भाभो ने चर्चिया तुम्हारी टांग तोड़ी। अनुष्का, अगर तूने मोना को परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया को राम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सौतन आयशा का क्या करें जो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होने देती। रानो बेटी, जरा बचकर रहना, यहाँ तो चुड़ैल ही तुम्हारे पीछे पड़ी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए सास, बहू और गब्बर सिर्फ और रियल न्यूज पर।
आवाम के पास हैं मुद्दे, मुद्दे जो जुड़े हैं भ्रष्टाचार से, मुद्दे जो जुड़े हैं अपराध से। जनता की उम्मीदों से जुड़ा एक बुलेटिन जो अभिव्यक्त करता है उनके विचारों को। आवाम की आवाज, सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं आम आदमी के उस आम बजट की जो कि आम आदमी के लिए है या नहीं है, इस नोट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमेश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रमेश, अगर टैक्स छूट की बात की जाए तो वहां तो कोई छूट दी नहीं गई, कोई बदलाव नहीं किया गया, उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया आपको दिल्ली से क्या मिल रही है? देखिए, दिल्ली से अगर लोगों की बात करें तो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार जो टैक्स स्लैब में बढ़ाएगी और छूट देगी, वो उसमें राहत नहीं मिली है। उसको लेके लोगों में काफी निराशा है और इसको लेके जो जितने लोग उम्मीद पाले बैठे हुए थे तो उनकी उम्मीदें टूट गई है। और लोगों का कहना है कि ये चुनावी बजट है, न कि आम बजट। जिस तरह से कहा जाता है कि आम बजट पेश करने जा रहे हैं, आम बजट पेश करने जा रहे हैं, तो सरकार ने चुनावी बजट पेश किया और चुनाव को ज्यादा फोकस रखा है कि कैसे चुनाव जीता जा सके। आम आदमी के हाथ कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। भले ही करों का बोझ नहीं डाला है सरकार ने और कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसको लेके हालांकि लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो उम्मीद थी कि सरकार सबके जेब में कुछ न कुछ डालेगी, वो नहीं डाला। इसको लेके काफी निराश। अच्छा रमेश, महंगाई का एक इशू है, ये मतलब आम जनता के लिए तो वही मायने रखता है ना कि महंगाई कितनी है, महंगाई कम होनी चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा आम आदमी की रुचि रहती है, फोकस रहता है। आपको लगता है कि ये बजट और लोगों से जो बात की आपने उसके आधार पर कि ये महंगाई को कम करने के लिए होगा, कुछ बैलेंस बनाएगी गवर्नमेंट? जी, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है कि मार्च से पहले महंगाई दर पे काबू पाया जाएगा, क्योंकि बार बार जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है उससे आम आदमी की कमर पहले ही टूट चुकी है। और बार बार प्रधानमंत्री इसी पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरह महंगाई पे काबू किया जाए, किस तरह रोजगार बढ़ाया जाए, कि जो हाथ से फिसलता जा रहा है महंगाई दर। और जिस तरह से अगर 2004 की बात करें, 2004 से और आज की बात करें तो हर सामान का दाम दुगुना करीब हो चुका है। चाहे दूध की बात करें, दाल की बात करें, चीनी की बात करें, ये चाय पत्ती की बात करें, जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी सरकार घटा ली है, अगर और जिस तरह से चीनी को खुदरा मार्केट में ओपन करने की बात चल रही है, तो उसको लेके आने वाले दिनों में महंगाई की मार पड़ेगी। और जिस तरह से रेल बजट पेश किया था सरकार ने, उसमें जो फ्यूल सरचार्ज लगाए थे, उसको लेके जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो महंगाई बढ़ेगी वो सीधे जनता पे मार पड़ेगी। तो इसको लेके लोग घबराए हुए हैं और लोगों को उम्मीद थी कि सरकार हो सकता हो जो रेल बजट से जो निराशा मिली थी, आम बजट से उनको आशा की उम्मीद थी, तो वो आशा कहीं न कहीं टूटती नजर आ रही है। घनश्याम, चलिए स्टूडियो में आते हैं जहां हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित साहब, पहले आपके पास आऊंगा, यही इस सवाल पे गोयल साहब आपके पास भी आऊंगा। पहले अमित जी आपसे कि सरकार बार बार ये कहती है कि साहब हम अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाने के ऊपर जोर दे रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से ग्रोथ रेट ऊपर जाए और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट नीचे आए। मतलब कायदा जो कहता है वो कायदा तो ये कहता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, लेकिन यहां तो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट के आगे आगे भाग रही है। मतलब ये एक विडंबना है कि हमारे पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए नई नई डेडलाइन आती हैं और डेडलाइन खत्म हो जाती, फिर एक नई डेडलाइन आती है। तो क्या ऐसा करना होगा जिससे कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं? इसके लिए सरकार ने कोशिश तो करी है, आरबीआई के थ्रू इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए गए ताकि इकोनॉमी में थोड़ा मनी फ्लो कम हो, तो डिमांड को कर्टेल करा जाए। तो डिमांड को तो कर्टेल कर लिया, लेकिन जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेशन है उसको कर्टेल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट है। आप प्रोडक्शन उतनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं फूड आइटम्स का, और उस वजह से और उसकी डिमांड स्टैग्नेंट रहेगी। अरे भाई, कोई इंसान है वो अपने पेट तो भरेगा पूरा, सबसे पहली प्रायोरिटी तो खाना ही होता है इंसान की। तो इसके लिए उनका जो है सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आप जितना मर्जी इंटरेस्ट बढ़ा दो
सबसे पहले बंदा तो खाना ही खरीदेगा। तो वो जो है वो कंसर्न सरकार का रहेगा जब तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह और ये सब इंसान आसान नहीं हो जाता। दूसरा, सरकार ने पीछे डीजल से जो सब्सिडी वापस ली उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन पे ऊपर फर्क तो पड़ना ही पड़ना है और वो इस वजह से इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा। तो सरकार के पास बड़ी दुविधा सी हो जाती है इन्फ्लेशन